नमस्कार, बिग बिंदर लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट की। और सचमुच में मालेगांव ब्लास्ट की उस ढंग से बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आज फैसला आया है। फैसले में जो साध्वी प्रज्ञा हैं वो बिल्कुल बरी हो गई हैं, जितने भी आरोपी हैं सब बरी हो गए हैं। वो आप सब जानते हैं, भगवा आतंकवाद की जो पूरी कहानी है वो खत्म हो गई। कल अमित शाह ने भी बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए एक भगवा आतंकवाद का इन्होंने पूरा मुलम्मा गढ़ा था और वो पूरा खत्म हो गया और कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये पूरी जो भगवा आतंकवाद की पटकथा है वो कैसे लिखी गई, कौन कौन लोग शामिल थे। और पटकथा सिर्फ यही नहीं थी कि जो हिंदू जो साध्वी हैं, साधु हैं, उनको आरोपी बनाया जाए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने तक बात पहुंच गई थी। और उससे आगे बढ़कर जो आतंकवादी थे, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे, उनको भी निर्दोष साबित करने की तमाम कोशिशें शुरू हुई और सारे के सारे सबूत हैं। और उसमें आईबी के एक डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर को भी आरोपी तक बनाने की कोशिश शुरू हुई थी कि उसी को चार्जशीट कर दो जिसने सच्चाई बताई थी, जो नहीं झुक रहे थे। पूरी कहानी को समझेंगे और इस पूरी कहानी को समझ के आपको लगेगा कि आखिर ये साजिश कितनी बड़े स्तर पे रची गई। तो शुरुआत करते हैं मालेगांव ब्लास्ट से कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ कब था, उसकी टाइमिंग देखेंगे और उसके बाद जो चीजें हुई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 29 सितंबर 2008 को। 2008 के 29 सितंबर को हुआ था। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 2 महीने बाद ही 26 नवंबर को 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। और मुंबई में आतंकी हमले के बाद जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उनका इस्तीफा हुआ था। उसके पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, लखनऊ में, बाकी सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, पूरे देश में हो रहे थे, कई जगह पे। वो पूरी लंबी लिस्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। और पी चिदम्बरम गृह मंत्री बन के आए थे और उसी वक्त एनआईए बना था। 1 जनवरी 2009 को एनआईए बन गया था जो आतंकी मामलों की जांच करता। अब मालेगांव ब्लास्ट जो था वो एक मस्जिद में ब्लास्ट था और वहां पे हेमंत करकरे जो एटीएस है महाराष्ट्र का, जिनकी जो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले में जो मारे गए थे, वो उसके प्रमुख थे और वहां से जांच शुरू हुई थी। और ये कहा गया कि मोटरसाइकिल जो है वो साध्वी प्रज्ञा की थी, उन्होंने बेची, उसको ये किया। और सारे के सारे सबूत जो हैं वो खत्म हो गए। वो उस पर हम अब नहीं जाएंगे, वो कोर्ट ने साबित कर दिया है और आप सब जानते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा के बाद इस मामले के पहला जो है, जब ये हुआ कि भाई उन्होंने जब साबित कर दिया, किसके कहने पे क्या हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि 2 महीने बाद जब वो मारे गए थे 26/11 मुंबई हमले में, जो 2008 में हुआ था, तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो मारे जाने के पहले, 1 दिन पहले, वो उनसे बात कर रहे थे फोन पे। यानी कि किससे बात होती थी उनकी, ये आपको पता है। किसके कहने पे हुआ, कौन साजिश कर रहा था, साध्वी प्रज्ञा को किसने फंसाया, हम नहीं जानते। ये कोई सबूत भी नहीं है। और वही 26/11 का हमला जो था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी जिंदा कसाब पकड़ा गया था और वो उसमें सभी के सभी आतंकी जो थे वो हाथ में कलेवा बांध के आए थे, जो सेक्रेट धागा होता है वो बांध के आए थे कि सबके सब जब मारे जाएंगे, किसी का कोई पहचान नहीं रहेगा, तो ये होगा कि हिंदू आतंकियों ने ही पूरा का पूरा हमला किया है, हिंदू आतंकी पुष्टि होगी। कसाब के पकड़े जाने के बावजूद भी अजीज बर्नी ने किताब लिखी और उस किताब में यह साबित किया कि दरअसल मुंबई हमला पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और ये सब नहीं, हाफिज सईद का हाथ नहीं है, आईएसआई का हाथ नहीं है, ये मोसाद और आरएसएस की पूरी साजिश है। और दिग्विजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह जो हेमंत करकरे से जो बातचीत का दावा कर रहे थे और जिस हेमंत करकरे ने
साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये हिंदू लोग हैं, ये इन्होंने वो किया है, कर्नल पुरोहित जो किया था, वो दिग्विजय सिंह उस किताब के विमोचन में थे। ये तो कहानी हुई यहाँ की, इससे आपको जो तार जोड़ना हो जोड़ लो। इसके बाद जो है, इसके पहले 3-4 जैसे ही ये घटना मालेगांव वाली हुई और हेमंत करकरे ने जैसे इसका नाम लिया, उसके बाद पुराने मामले खोले जाने लगे। पुराने मामले 2007 के। 2007 में क्या हुआ था? 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था और 2007 में अजमेर में भी दरगाह पे ब्लास्ट हुआ था, धमाके हुए थे। जो राजस्थान पुलिस की शुरुआती जांच थी, चूंकि मैं सीबीआई और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो 2002 से कवर कर रहा हूं, 23 साल कवर करते हुए, तो इन तमाम चीजों पे मेरी नजर होती है। तो उस वक्त जो आ रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं से लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद का हाथ है और वो कट्टर सुन्नी आतंकवादी संगठन है, इसलिए सूफी दरगाह पे उसने किया है। जो मक्का मस्जिद का ब्लास्ट था वो था, उसमें जो शुरुआती जांच हुई थी और वहां का जो एंटी टेरर स्क्वाड है, डिवीजन है, उसकी खबर आई थी कि उसमें हुजी जो है हरकत मुजाहिदीन जो है जमात इस्लामी, उसका हाथ उसमें हो सकता है। वो शुरुआती चीजें सब थी जो उस पर जांच चल रही थी। और समझौता एक्सप्रेस जो ब्लास्ट था उसमें तो जो एफआईआर थी उसमें कहीं नाम भी नहीं था। अजमेर शरीफ का जो ब्लास्ट था उसमें भी कहीं नाम नहीं था। लेकिन पी चिदम्बरम एक गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने इन तीनों ब्लास्ट की जांच जो है वो मक्का मस्जिद की सीबीआई और ये दोनों की जांच जो है वो एनआईए को दे दी और मक्का मस्जिद बाद में एनआईए को चली गई थी। और एनआईए को जांच जैसी गई तो उसके बाद फिर वही कर्नल पुरोहित और असीम आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम चीजें आप जानते हैं, लोकेश शर्मा को किया गया, ये सब हुआ। उसके बाद बात जब इसको लगा कि भाई सिर्फ इन लोगों के गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी और भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का जो थ्योरी नहीं बन रहा है, तो उसमें इंद्रेश कुमार जो बड़े नेता हैं आरएसएस के और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो प्रमुख हैं, वो पूरा जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनके पूरा संगठन चलाते हैं आरएसएस की तरफ से, उनको इसमें फंसाया गया और कहा गया कि अजमेर वाला जो ब्लास्ट है उसमें वो थे। और 2 लोगों के 164 जिसको कि सबूत माना जाता है, उसके बयान 2 लोगों के दिए गए कि चश्मदीद गवाह है और जहां पे ये बैठक हुई थी और ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग बनी थी, उस बैठक में मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो भी मौजूद थे। खैर, ये पूरी कहानियां चली, लेकिन किसी ने इस कहानी पे भरोसा नहीं किया। कोर्ट में जो तथ्य रखे गए वो बनावटी थे, वो कहीं टिक नहीं पाए और एक एक करके आप जानते हैं कि 2017, 18, 19 में ये सारे केसेस सब के सब बरी हो गई। ये अंतिम केस था जो हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद से जुड़ा हुआ, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी तमाम आरोपी बरी हुए और कोई सबूत उसमें नहीं था। बात यहीं तक नहीं थी, बात सिर्फ कलेबा बांध करके मुंबई हमले का जो आरोपी जो आया था आतंकवादी, 10 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के और जिसे आईएसआई ने भेजा था, सिर्फ वहीं तक बात नहीं थी कि वो हिंदू में अपने आप को दिखाना चाहते थे। जो गुजरात में जो इशरत जहां का जो इनकाउंटर हुआ था, लश्कर तैयबा के आतंकी थी और उसमें वो आतंकी 3 आतंकी थे उसमें, और उसमें आतंकियों के आने की जो सूचना थी, जो जानकारी थी, वो खुफिया जानकारी, वो वहां के जो आईबी के प्रमुख थे राजेंद्र कुमार, उन्होंने दी थी। मैंने आईबी का इनपुट था, उस पे गुजरात पुलिस ने इनकाउंटर किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया कि इसके इनकाउंटर फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। और होम मिनिस्ट्री से पूछा गया तो आईबी के इनपुट के आधार पर होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि हाँ, ये आतंकी थे और ये हमारे पास आईबी का इनपुट है। यह बात जब चिदम्बरम को पता चली तो चिदम्बरम ने 2 महीने के अंदर वो एफिडेविट चेंज करवा दिया और उसमें यह कह दिया कि नहीं, ये जो है आतंकवादी ही है और इसकी ये आतंकवादी नहीं है, इसके जो इनपुट जो है खुफिया, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, यह गलत इनपुट है
और सुप्रीम कोर्ट ने उस नए एफिडेविट के आधार पर सीबीआई की जांच दे दी उसको, ये आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, कि राजेंद्र कुमार को चार्जशीट करने के लिए सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और चिदम्बरम चाहते थे कि वही वो अगर चार्जशीट हो जाएंगे अगर परमिशन, लेकिन चूंकि आईबी के उस वक्त स्पेशल डायरेक्टर हो गए थे, वो दिल्ली में थे, उसी नॉर्थ ब्लॉक में बैठे थे जिस नॉर्थ ब्लॉक में होम सेक्रेटरी बैठते हैं और जिस नॉर्थ ब्लॉक में पी चिदम्बरम गृह मंत्री वहां बैठे थे, वो जहां पे गृह मंत्री का कार्यालय है। और उसी में सामने में ऑफिस था सीबीआई डायरेक्टर का, रंजीत सिन्हा उस वक्त डायरेक्टर हुआ करते थे, और वो जाते थे होम सेक्रेटरी आरके सिंह थे, जो बाद में ऊर्जा मंत्री बन के रिटायर हुए। भाजपा जब मोदी सरकार आई तो ऊर्जा मंत्री रहे, ये होम सेक्रेटरी थे। और जब मैंने एक बार पूछा था होम सेक्रेटरी कि रंजीत सिन्हा इतना बार बार क्यों आते हैं, हर दिन आपके पास आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये चाहते हैं कि मैं परमिशन दे दूं राजेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट करने का। तो हमने कहा क्यों? बोले कि कोई सबूत नहीं है, गलत है, और ये लोग सीबीआई के लोग गलत ढंग से राजनीतिक दबाव में कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आपके ऊपर भी होगा। तो बोला कि मेरे ऊपर है, लेकिन मैंने ये कह दिया है कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा, और अगर मंत्री को करना है तो परमिशन दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें जो थी, इस ढंग से बाद में जो एक अंडर सेक्रेटरी थे पीएस मनी, ऐसे कुछ उनका नाम था, जिनका बहुत कुछ देखा आपने 2014-15 में खूब चला था कि चिदम्बरम कैसे कर रहे थे, कैसे इशरत जहां के लिए क्या क्या किया गया था, वो तमाम चीजें थी। तो ये पूरी भगवा आतंकवाद की कहानी है। और इसी कहानी को गढ़ते हुए 2012 में जो जयपुर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस सरकार का, उसमें भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके प्रस्ताव पारित हुआ था कि देश को सबसे बड़ा खतरा भगवा आतंकवाद से, हिंदू आतंकवाद से है। और उसके लिए पूरी पटकथा लिखी गई थी पिछले 3-4 सालों में, जिसमें मोहन भागवत से लेके इंद्रेश कुमार से लेके छोटे प्रचारक से लेके साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद, जितने लोग थे सबको एकदम उसमें समेट दिया गया था। अभिनव भारत एक संस्था है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, असीमानंद भी थे, जिसमें कर्नल पुरोहित भी जुड़े थे। और अभिनव भारत को एक लश्कर तैयबा या कहें कि जैसे मोहम्मद की तरह एक बड़ा आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी हो गई थी कि बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, जिससे जुड़े हुए लोग आतंकवादी हैं जो लोग फोड़ते हैं। ये पूरी कहानी थी। लेकिन उसके बाद से 2012 में जब हंगामा हुआ, भाजपा ने कहा, पूरे देश में शोर मचने लगा, उसी वक्त भ्रष्टाचार का पूरा मामला उठ रहा था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तब मनमोहन सरकार, कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और उसने सफाई दी कि नहीं, हम वो वापस लेते हैं, हम भगवा आतंकवाद की बात नहीं कर रहे हैं। और बात की कहानी आप सारी जानते हैं। तो ये थी पूरी पटकथा, भगवा आतंकवाद की साजिश की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो प्रवाहन चढ़ा और कैसे पूरा का पूरा भगवा आतंकवाद का जो पटकथा थी कैसे बिखर गई। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।